तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और कमाल की स्टोरी को लेकर हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है मुरिम वर्ल्ड से, जिसमें कि हमारा एमसी वह कोई राइटियस पाथ का फॉलोअर नहीं बल्कि इविल पाथ का फॉलोअर होता है। इसी चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यह स्टोरी कितनी बेहतरीन होने वाली है। इसीलिए चलिए आप लोगों को बिना किसी स्पॉइलर को दिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कहीं पर बच्चे बोल रहे होते हैं, सिर्फ एक बार चू, बस एक बार, क्या तुम मुझे बस एक बार नहीं दिखा सकते? तो चू बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे बड़े भाई ने ऐसा आपसे करने के लिए मना किया है। तो दूसरा बंदा बोलता है, लेकिन क्यों? वो तुम्हें खेलने से मना क्यों कर रहे हैं? तो चू उसे बताते हुए कहता है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। जिस पर कि दूसरा बच्चा बोलता है, यह किस तरह की बकवास है? मैंने तो तुम्हें कभी भी पागल नहीं समझा। अगर तुम साथ होते हो तो मैं इसे हर रोज कर सकता हूँ। जो सुन चू बोलता है, तुम लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। इतने में ही उन लोगों को कोई आवाज लगाता है। जो सुन मोटू कहता है, मॉम। तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, उसके साथ मत घूमना। चलो आप जल्दी मेरे पास आओ। जो सुनते हुए मोटू वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है मॉम। आगे जब वह जैसे ही अपनी मदर के पास जाता है तो उसकी मदर उसे पीटते हुए कहती है, आखिर तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते? मैंने कितनी बार तुमसे बोला है, इन जैसे अनाथों के साथ घूमना तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। जल्दी अपने रूम में जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। जो सुनता हुआ चू वहाँ से जाने लगता है तो उसके पीछे वह दूसरा बच्चा भागते हुए कहता है, चू मेरे लिए रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तो चू उससे बोलता है, ठीक है चलो इसे आखिरी बार करते हैं। जो सुन वह बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे वो लोग कहीं पर बोल रहे होते हैं, ठीक है ऑलराइट चलो करते हैं। इतना बोलते हुए चू एक घर के पास चूहे के बिल के पास जाकर चूहों को आवाज लगाना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर ऐसा करने के बाद वह कान लगाकर सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो ये काम हो गया, भागो जल्दी यहाँ से। बाद में वे लोग एक जगह पर बैठते हुए कहते हैं, अब आएगा मजा। इसी के साथ वे लोग गिनती को गिनना शुरू कर देते हैं, 1 2 3। इसी के साथ जैसे ही गिनती खत्म होती है तभी एक लेडी काफी ही जोरों से चिल्लाती है, यहाँ पर चूहे हैं। उसे इस तरह चिल्लाता हुआ देख वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं हजारों की तादाद में चूहे वह उस जगह से बाहर निकलना शुरू हो गया होता है, जिसको कि देखता हुआ सारे लोग घबराते हुए कहते हैं, आखिरकार ये चूहे कहाँ से आ रहे हैं? हम देखते हैं उन चूहों ने पूरे जगह को तहस नहस कर दिया होता है। जो देखता हुआ ये लोग काफी ही मजे ले रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सभी लोग डरते हुए इधर उधर भागना शुरू कर दिया होता है। उस पूरे जगह पर तहलका मच गया होता है उन चूहों के कारण। पर इधर तो ये लोग इस नजारे को देखता हुआ काफी ही ज्यादा जोरों जोरों से हंस रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पर मोटू भागते हुए काफी ही जोरों से चू को आवाज लगा रहा होता है। जो देखता हुआ चू वह कुछ भी नहीं समझ पाता। वही वह मोटू उसे बताता है, भागो जल्दी, बार ऑनर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और अपने भाई को ढूंढो। उसकी इस तरह की बातों को सुन चू वह काफी ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। बाद में जब वह अपने घर लौटता है और अपने भाई को देखता है तो उसकी भाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसे किसी शराबी ने बुरी तरह पीटा होता है और शायद वह मर भी चुका होता है। वहीं एक पर्सन उसे देखता हुआ चू को बता रहा होता है, आखिर वह कौन ही था जिसने किसे इस तरह पीटा है? वह कमीना बास्टर्ड कहीं का। आखिर जेड एम्परर वो कर क्या रहा है? उसने उस कमीने को अभी तक मारा क्यों नहीं? इतना बोलकर वह वहाँ से जाते हुए चू से कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर किसी वर्कर को भेजता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, चलो उसे साथ में दफनाते हैं। तो चू कहता है, आखिर वह कौन था? जो सुन वह पर्सन काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ चू बता रहा होता है, मेरे भाई के साथ ऐसा करने वाला वह कौन था? जिस पर कि वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम इसका बदला लोगे? फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, वह पर्सन कोई ऐसा नहीं है जिसे कि तुम छू सकते हो। बेहतर होगा कि तुम इसे यहीं पर भूल जाओ और अपने भाई के लिए जिंदा रहो। मैं श्योर हूँ वह भी यही चाहता होगा। तो चू कहता है, प्लीज मुझे बता दीजिए, कम से कम मैं अपनी पूरी जिंदगी
उसे श्राप तो दे सकता हूँ। उसे इतना होपलेस देख वह पर्सन कुछ भी नहीं बोल पाता। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं कुछ लोग चू के ब्रदर को दफनाने के बाद वहाँ से जाते हुए उसे बोल रहे होते हैं, बच्चे चलो वापस चलते हैं। तो दूसरा पर्सन वह बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो, चलो पहले हम चलते हैं। अपने फैमिली के इकलौते पर्सन को इस तरह छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। इतना बोलते हुए वे लोग चू को वहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। वहीं चू सोच रहा होता है वांगजुंग वह हेवनली सेक्ट से है। ये सब सोचता हुआ उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, पर सीन इसी के साथ चेंज होता है और हम कहीं पर एक शराबी पर्सन को देखते हैं जो कि मार्केट में शराब पीकर घूम रहा होता है और नशे में मार्केट में चल रहे लड़कियों को परेशान करते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें पूरा ही खा जाऊंगा। वाओ, उसे इस तरह देख वह लड़कियां वहां से भागते हुए कहती है, क्या वह पागल हो चुका है? वहीं वह शराबी एक पर्सन को अपनी ओर देखता हुआ कहता है, वही कबूतर क्या देख रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? जो सुनो वह बंदा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, जबकि वह शराबी अभी भी मार्केट में नशे में बोल रहा होता है, बाहर में जाओ, जो भी मुझसे खिलवाड़ करेगा उसका मरना निश्चित है। इतना बोलते हुए जब वह एक गली में पहुंचता है तो उस गली में कुछ चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिखरा हुआ होता है, जिसको कि देखता हुआ वह पर्सन बोलता है, भाई इसकी टांग, अब ये क्या है? इस तरह के बकवास को किसने यहाँ पर किया है? यह कितना घिनौना है, मुझे तो उल्टियाँ आ रही है। दूसरी तरफ दीवार के पीछे हम देखते हैं अंधेरे में छिपा चूह उसका इंतजार कर रहा था बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से, जबकि इधर यह बंदा अभी भी दीवार से सट कर जाते हुए बोल रहा होता है, इसकी गंध यह कितनी बुरी है। इतना बोलते हुए वह जैसे ही दीवार में एक छेद के पास पहुंचता है तो हम देख पाते हैं चू ने वहाँ पर ट्रैप को लगा रखा था। दूसरी तरफ यह बंदा इन सब से अनजान अभी भी बोल रहा होता है, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे पक्का नर्क का स्वाद चखाऊंगा, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। उसी समय चूह एकदम से दौड़ता हुआ उस ट्रैप की ओर भागता है और तुरंत ही उस ट्रैप के पास पहुंचकर काफी ही जोरदार किक के साथ उस ट्रैप को ट्रिगर कर देता है, जिसके चलते वह ट्रैप सीधे ही उस बंदे के आर पार निकल जाता है। जो देखता हुआ वह बंदा कुछ भी नहीं समझ पाया होता है, एक ही पल में उसके साथ ये क्या हुआ। इसी के साथ वह वहीं पर मारा जाता है। सीन चेंज होता है और हम कहीं पर मोटू को देखते हैं जो कि कहीं पर छुपते छुपाते आया होता है, किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी जो एक जगह से बाहर आते हुए कहता है, यहाँ पर। जो देखता हुआ मोटू कहता है, तो तुम यहाँ पर हो? जो सुन चू तुरंत ही उसे चुप कराता है और बिना किसी आवाज के उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। बाद में वह मोटू उसे डंपलिंग देता है, जिसको कि देख चू कहता है, इसे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो वह मोटू उससे पूछता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जो उसे बताता है, मैं लुका छुपी खेल रहा हूँ। तो मोटू उससे पूछता है, फिर बताओ मुझे चोर कौन है? जिस पर कि चू उसे बताता है, कोई भी नहीं, मैं अकेला खेल रहा हूँ। जो सुन मोटू वह बिल्कुल ही शांत हो जाता है। बाद में उसे बोलता है, यह बहुत मजेदार लगता है। तो चू उससे कहता है, हाँ यह मजेदार है, मुझे बताओ क्या पड़ोस में कुछ हुआ है? मैं जब से यहाँ छुपा हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं है। जिस पर कि मोटू उसे काफी कुछ मजेदार फालतू की चीजें बताता है, जिसको कि सुन चू बोलता है, इस तरह की चीजें नहीं, मुझे बताओ क्या इससे कुछ अलग हुआ है? जिस पर कि मोटू थोड़ी देर सोचता है और बाद में उसे बताता है, हाँ एक पर्सन गंदगी से भरे गली में मरा हुआ था, लेकिन सेम टाइम पर मजेदार भी है। क्यों, सही कहा ना? जो सुन चू वह सीरियस लुक के साथ डम्पलिंग को खाते हुए उसे बताता है, मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ। जिस पर कि मोटू हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? तो चू उसे बताता है, क्योंकि अब मेरा भाई मेरे साथ नहीं है तो मुझे अब इस जगह पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह कितना बड़ा है। जो सुन मोटू काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, यह काफी ज्यादा अच्छा साउंड करता है, मैं भी तुम्हारे साथ टैग होना चाहता हूँ, मतलब कि तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो चू उससे कहता है, तुम्हारी माँ शायद तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देगी। जिस पर कि मोटू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ठीक है, जाने से पहले तुम एक बार ओनर से मिल लेना, वह तुम्हें खोज रहे थे। वह काफी चिंता कर रहे थे कि कहीं तुम खुद को मार ना लो, क्योंकि तुम्हारा भाई वह अब नहीं रहा है। जो सुन चू उससे कहता है, ठीक है चलो हम बिना किसी की नजर में आए छुपते छुपाते वहाँ जाने की कोशिश करें। तो मोटू कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो इसे करते हैं। आगे वे दोनों सभी की नजरों में छुपते छुपाते वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही चू मोटू को बताता है, तुम अच्छा कर रहे हो, यह आखिरी फेज है हमारे प्लान की, बाद में यह सक्सेस होगा। तो मोटू उससे कहता है, हाँ सही कहा, पर यहाँ से जाने के बाद तुम एक दिन वापस तो आओगे ना? तो चू उसे बताता है, हाँ बिल्कुल मैं वापस आऊंगा। जो सुन मोटू वहाँ से जाते हुए कहता है, वापस आना मत भूलना। जिसको कि चू खामोशी से देख रहा होता है। बाद में वह एक घर के पास पहुंचकर अपने आसपास देखने के बाद अंदर जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? इतना बोलते हुए वह जैसे ही अंदर देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग बार ओनर को पकड़ रखा होता है, पर जैसे ही उन्हें चू की आवाज आती है तो वे लोग काफी ही ज्यादा सीरियस होकर उसकी ओर देखते हैं। वहीं बार ओनर अपने टूटे फूटे आवाज में बोल रहा होता है, चू भागो, पर चू तो पूरी तरह से शौक में चला गया होता है। जिसको कि देखता हुआ वह बार ओनर उसे चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी निकलो,
जो सुन चू तुरंत ही अपने सेंस में आते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ये लोग भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया होता है, जिसको कि देखता हुआ चूह अपनी पूरी जान लगा रहा होता है उन लोगों से बचकर भागने के। यहाँ तक कि वह मार्केट के भीड़ में गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन यह ज्यादा देर तक काम नहीं करते। वे लोग नंबरों में काफी ज्यादा थे। वे मार्केट के सभी लोगों को साइड करता हुआ भीड़ में छुपे चू को बाहर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। बाद में एक बंदा चू को देखता हुआ इविल स्माइल को करते हुए कहता है, तो तुम वहाँ पर हो। वही चू से बचने के लिए दीवार में एक छोटे से होल में घुस जाता है। आगे जब वे लोग उस होल के पास पहुँचते हैं तो बहुत छोटा होल होने के कारण वे लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, चलो पीछे से चलकर उसका पीछा करते हैं। इधर चू किसी तरह उस होल से बाहर निकलकर चैन की सांस ले ही रहा होता है। तभी उसकी नजर पास ही में उसे ढूंढ रहे एक बंदे पर पड़ता है, जिसने कि उसे देख लिया होता है और तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर भागता है, जिससे कि बचने के लिए चूहा छत पर भागता है और छत पर रखे गए गमलों को उसके ऊपर गिराने की कोशिश करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। कुछ ही देर भागने के बाद उसका पैर फिसलने के कारण वह अचानक ही जमीन पर आकर गिरता है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से। पर फिर भी वह वहाँ पर रुक नहीं सकता था। वह तुरंत ही दोबारा वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी ही आगे जाने के बाद दीवार के पीछे से एक बंदा उसे पकड़ते हुए हवा के बीच उठाते हुए सीधे जमीन पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पटकता है, जिससे कि चू की हालत वह काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वही वह बंदा बोल रहा होता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बच्चे ने हुआंग जंग को मार डाला। तो चिल्लाते हुए चू बोलता है, उसने मेरे भाई को मार डाला था। जो सुन वह बंदा अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, ओह तो तुम इसीलिए इसके बदले उसे मार डाला, यह अच्छा है। तो अब मैं उसके बदले तुम्हें मार डालूंगा और इस मामले को यहीं पर बराबर कर दूंगा, जिससे कि हमारे बीच की हिसाब वह बराबर हो जाए। क्यों, सही कहा ना? चू जिसको कि सुन वह पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है और अपने सारे होप को खोता हुआ उस बंदे से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मार डालो, हाँ बिल्कुल मुझे मार डालो। इसी के साथ वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। पर थोड़ी देर बाद भी कुछ भी नहीं होता है तो वह अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है तो उस बंदे को किसी ने पीछे से आकर काफी जोरदार दिया होता है। इस कारण से वह बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है, जिसको कि देखता हुआ यह अननोन पर्सन चू से बोलता है, तुम शायद अपनी जिंदगी के लिए डेथ हेवनली सेक्ट से बचकर भाग रहे थे। जो सुन चू वह कुछ भी नहीं बोलता है तो वह पर्सन उसकी ओर अपने हाथों को आगे करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? उसे इस तरह देख चू को अंधकार में भी एक उम्मीद दिखाई देता है। इस कारण से वह अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हुए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। आगे कुछ समय बाद हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा बोल रहा होता है, फिफ्थ ब्रदर यह बच्चा। हम देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं चू और वह अननोन पर्सन होता है, जो कि उस बंदे से बोलता है, हाँ यह मेरी तरफ से रहेगा, साथ ही यह मेरे ब्रदरों के डिसेबलों से भी नहीं हारेगा। आगे वह चू से बोलता है, उन्हें ग्रीट करो, आज से तुम्हें वे सिखाएंगे। तो चू तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं जोंगली चू हूँ। तो वह बंदा बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाद में वह फिफ्थ ब्रदर यानी कि अननोन पर्सन से बोलता है, प्लीज आप मीटिंग रूम में जाइए, सभी वहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फिफ्थ ब्रदर बोलता है, क्या कुछ हुआ है? जिस पर कि वह बंदा बोलता है, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि बड़े भाई वह कुछ कहना चाहते हैं। तो वह अननोन पर्सन वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ, तुम सबसे पहले उस बच्चे को उसके रहने की जगह पर लेकर जाओ। आगे हम कुछ देर बाद उस बंदे को कहीं पर बोलता हुआ सुनते हैं, हमारे पास एक नया मेंबर है, आज से वह तुम्हारा ब्रदर होगा। इसी के साथ वह चू को अपने पास बुलाकर बाकी के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन चू वह जैसे ही अपने आगे देखता है तो उसकी आंखें वह खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पर 2-3 बच्चे होते हैं जो कि काफी अजीब लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम अननोन पर्सन को देखते हैं, जो कि मीटिंग रूम में पहुंचकर कहता है, लगता है कि मैंने आप लोगों को काफी देर तक इंतजार करवा दिया। तो बिग ब्रदर वह कहता है, नहीं आओ और बैठो। जिस पर कि अननोन पर्सन वह जैसे ही बैठने वाला होता है तो एक बंदा उससे बोलता है, मैंने सुना था कि तुम अपने सक्सेसर को लेने गए थे, वह कैसा है, क्या वह तुम्हें पसंद आया? जो सुना अननोन पर्सन उन सभी को बताता है, आप सभी के डिसेबलों की तुलना में उसमें अभी भी बहुत कमी है, हालांकि मुझे यकीन है अगर उसे अच्छी तरह से सिखाया जाता है तो वह हमारी बहुत मदद करेगा। तो दूसरा कोई पर्सन बोलता है, अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर वह कौन है यह जानने में। तो अननोन पर्सन वह बताता है, उसका निकनेम जोंगली है और उसका नाम चू है। वह इस साल 10 साल का हो जाएगा। उसका 13 साल का बड़ा भाई वह एक वेटर था, पर एक शराबी ने उसे पीट पीट कर मार दिया क्योंकि उसने उस पर थोड़ा सा शराब गिरा दिया था। लेकिन चू ने कल्प्रिट को ढूंढा और अपने भाई का बदला लिया। उसने उसे बिना किसी मिस्टेक के मार डाला। जो सुन उसके आगे वाला पर्सन बोलता है, या सच में उस 10 साल के बच्चे ने ऐसा किया? तो अननोन पर्सन आगे बताते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। इसके अलावा आप लोग क्या जानते हो वह मरने वाला शराबी कौन था? वह हुआंग जोंग था, डेथ हेवन
हेवनली सेक्ट से, जिस पर कि सभी हैरान हो जाते हैं। वही एक बंदा उससे आगे पूछते हुए कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तो अननोन पर्सन वह बोलता है, हाँ बिल्कुल। जो सुन वहीं पर बैठा एक बंदा कहता है, मैंने सुना था कि हुआंग जोंग वह कचरे के नाले में मरा हुआ पाया गया था, पर अब यह सुनने के बाद कि उस बच्चे ने ऐसा किया था तो वह जरूर असासिन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। वह तो जीनियस है। लगता है कि तुम्हारा इंतजार वह फल लाया। तुम्हें काफी अच्छा डिसेबल मिला है, कांग्रेट्स। इसी बात पर एक और ड्रिंक लो। तो अननोन पर्सन ड्रिंक को लेता हुआ फर्स्ट ब्रदर से बोलता है, लेकिन बड़े भाई मैंने सुना था कि आप कुछ बोलना चाहते हो। तो फर्स्ट ब्रदर वह थोड़ी देर सोचने के बाद उन लोगों को बताता है, अब चूंकि सब लोग यहाँ पर हैं तो चलो काम की बात कर लेते हैं। मेरे भाइयों, कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम चू को देखते हैं, जो कि अपने आसपास के एरिया को देखते हुए अपने ही सोच में खोया होता है। तभी उसके पास बैठा हुआ बंदा उसके सामने अपने हाथों को जोर से मारते हुए कहता है, क्या बात है, तुम डर गए? मुझे बताओ कितने लोग? जो सुन चू वह कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वह छोटा शैतान उसे बताता है, तुमने कितने लोगों को मार डाला है। जिस पर कि चू वह हैरान हो ही रहा होता है। तभी उसे और एक शौक को देता हुआ वह छोटा कीड़ा बोलता है, मैंने 16 लोगों को मार डाला। अगर तुम इससे एक भी ज्यादा आदमी को मारे होंगे तो तुम्हारा रैंक मुझसे ऊपर होगा, वरना तुम नीचे आओगे। साइड में देख रहे हो छोटी चुड़ैल सोहयून को, वह मुझसे लो रैंक पर आती है। वह केवल एक कमजोर बुढ़ऊ को मार पाई थी। जो सुन छोटी चुड़ैल बोलती है, अपनी यह बकवास बंद करो। अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे तो हो सकता है तुम मुसीबत में पड़ जाओ। जिस पर कि यह छोटा कीड़ा धीरे से चू को बोलता है, उसका रवैया वह थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिर भी वह खूबसूरत है, यह मानते हो ना, इसीलिए उस पर ध्यान मत देना, वह मेरी है। बाकी जियोक्सा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, वह बहुत ही कम बोलता है। शायद उसे इसीलिए चुना गया होगा क्योंकि वह घोचू है। उसे इस तरह बोलता हुआ देख पीछे बैठा जियोक्सा वह उससे बोलता है, मैंने किसी को भी नहीं मारा, बस उन्हें कटे हुए सब्जियों में बदल दिया मैंने। पर यागिन, मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगा अगर तुम इसी तरह बकवास को करते रहे तो। जो सुन यागिन चू को बताता है, वह कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम क्लोजनेस को बढ़ा सकते हो, इसीलिए मुझे बताओ तुमने कितने लोगों को मारा। जिस पर कि चू अभी भी खामोशी के साथ उसकी ओर देख रहा होता है तो वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है, इस तरह दिखावा करना बंद करो कि जैसे तुमको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि वे लोग तुम्हें यहाँ पर क्यों लाए हैं? तो चू उसे बताता है, मेरा पीछा किया जा रहा था और उसने मुझे बचाया। जबकि सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, फर्स्ट ब्रदर अपने सभी भाइयों के सामने घुटनों पर आते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे भाइयों। उसे इस तरह देखता हुआ उसके सभी ब्रदर हैरान होते हुए कहता है, फर्स्ट ब्रदर तुम ये क्या कर रही हो? आखिर क्या हुआ है? जिस पर कि फर्स्ट ब्रदर उन्हें बताता है, मैंने डिवाइन स्वॉर्ड को मार दिया। जो सुन चारों ही ब्रदर वह पूरी तरह से शौक में चले गए होते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे लोग क्या सुन रहे हैं। इसीलिए एक बंदा फर्स्ट ब्रदर के पास जाकर बोलता है, ब्रदर क्या तुमने डिवाइन स्वॉर्ड को मार दिया? तो फर्स्ट ब्रदर उन्हें बताता है, मुझे माफ करना। जो सुन अननोन पर्सन उन सभी से कहता है, हाँ तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, हमने पहले भी अनगिनत लोगों को मारा है। तो फर्स्ट ब्रदर उन्हें बताता है, मैंने अपने तलवार की म्यान वहाँ पर गिरा दिया जल्दी भागने की कोशिश में। इस कारण से अब हर किसी को पता है कि यह काम डेथ सोल एजेंसी ने किया है। जो सुन एक बंदा बोलता है, ब्रदर तुमने इससे पहले कभी भी गलती नहीं की, फिर इस बार तुमसे यह गलती कैसे हो गई? मुझे पता है तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को लेने के अपने कुछ कारण होंगे, लेकिन मुझे तभी गलत फीलिंग आई थी जब वह वुमेन तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। जिसको कि सुनता हुआ एक ब्रदर कहता है, थर्ड ब्रदर इस तरह की बातें अभी करना बंद करो। पर थर्ड ब्रदर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने तब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि मुझे फर्स्ट ब्रदर पर पूरा यकीन था, लेकिन तब भी तुमने डेथ सोल एजेंसी और अपने ब्रदरों को छोड़ने का इरादा किया केवल उस वुमेन के बदला के लिए। जिस पर कुछ वह पहले वाला बंदा एक जोरदार चमाटे को लगाते हुए कहता है, तुम इस तरह बात कैसे कर सकते हो? तो थर्ड ब्रदर बिना कुछ बोले वहाँ से माफी मांगते हुए चला जाता है। और जैसे ही वह उस रूम से बाहर निकलता है तो बाहर खड़ा एक पर्सन उससे कहता है, थर्ड ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? पर वह उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देते हुए काफी ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वहीं पीछे खड़ा वह बंदा उसे आवाज लगाता ही रह जाता है, जबकि इधर सेकंड ब्रदर वह फर्स्ट ब्रदर को संभालते हुए उठाता है। और फिफ्थ ब्रदर यानी कि हमारा अननोन मैन वह बोलता है, प्लीज आप थर्ड ब्रदर की बातों को दिल पर ना ले, आप जानते हो उसका यह मतलब नहीं था। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है, नहीं उसने जो कहा वह सच है। जो सुन सेकंड ब्रदर वह बोलता है, मुझे लगता है कि 10 ग्रेट सेक्ट वह इन सब का ब्लेम डेथ सोल एजेंसी पर लगाएगा और हमें खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। जो सुन फर्स्ट ब्रदर उसे बताता है, मुझे 10 ग्रेट सेक्ट को संभालने दो, मैं समर्पण स्वीकार करूंगा। जिस पर कि वे लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते। वहीं फर्स्ट ब्रदर उन सभी को बताता है, एग्जीक्यूशन वह कल होगी। जो सुन अननोन पर्सन कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अंत तक
लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो फोर्थ ब्रदर भी कहता है फिफ्थ ब्रदर वह सही है, हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, हम अंत तक लड़ेंगे। जो सुन फर्स्ट ब्रदर उन सभी से बोलता है मेरी बात सुनो और सोगो के बारे में सोचो, साथ ही डेथ सोल एजेंसी के फ्यूचर के बारे में भी। सोगो जब तक सरवाइव करता रहेगा तब तक डेथ सोल एजेंसी वह जिंदा रहेगा, इसीलिए भले ही यह लाखों में बस एक चांस हो पर फिर भी हमें किसी भी कीमत पर सोगो को बचाना होगा। जिस पर कि वह चारों भाई कुछ भी नहीं बोलते। सीन चेंज होता है और हम कहीं पर एक बंदे को सोता हुआ देखते हैं जिसके पास दूसरा कोई बंदा आते हुए बोलता है ब्रांच लीडर क्या आप सो रहे हो? तो वह बंदा जागते हुए कहता है आखिर अब क्या हो गया? जिस पर कि वह बंदा उसे बताता है बाहर 3 शाओलिन के मॉन्क आपका इंतजार कर रहे हैं। जो सुन ब्रांच लीडर वह बोलता है क्या शाओलिन के भिक्षु? आगे कुछ देर बाद हम उन तीनों मॉन्कों को देखते हैं जिसके के पास वह ब्रांच लीडर आते हुए कहता है वह कौन सी चीज है जो आप तीनों को इस हम्बल जैसे जगह पर लेकर आ गया? वैसे मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं चुन आयु हूँ नैनियन बेगर ब्रांच का लीडर। तो एक मॉन्क बोलता है अमिताभ तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें यहाँ पर वह बताने के लिए आया हूँ जो कि 10 ग्रेट सेक्टों के जनरल असेंबली में फैसला लिया गया। जो सुन वह बंदा काफी हैरान होता है। वही मॉन्क उसे आगे बताता है 10 ग्रेट सेक्टों के जनरल असेंबली में फैसला लिया गया है कि ऑब्लिटरेशन किया जाए क्यूची डिवाइन स्वॉर्ड को मारने वाला अजूरे असासिन को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डेथ सोल एजेंसी के अजूरे असासिन को एग्जीक्यूट करो। ये रही ऑब्लिटरेशन एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट और डेथ सोल एजेंसी असासिन का पोर्ट्रेट। इसी के साथ वह उसे उन दोनों चीजों को देने के बाद उनके लिए शांति की कामना करते हुए वहां से चला जाता है। बाद में सभी भिखारी उस डॉक्यूमेंट और पोर्ट्रेट को देखते हुए कहते हैं क्या इसका मतलब यह है कि ब्रांच लीडर एग्जीक्यूटर बनेगा? तो ब्रांच लीडर उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है, पर यह ऑब्लिटरेशन वो क्या है? दूसरी तरफ हम थर्ड ब्रदर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है फर्स्ट ब्रदर यहाँ पर किसी से भी ज्यादा निराश और दुखी हैं। तभी वहाँ पर फर्स्ट ब्रदर आते हुए उससे आवाज लगाता है। जो सुन थर्ड ब्रदर उसकी ओर देखते हुए अपनी पिछली हरकत के लिए उससे माफी मांगते हुए कहता है मैं पहले बहुत ही ज्यादा कठोर था, प्लीज आप अपने इस बेवकूफ भाई को माफ कर दीजिए। तो फर्स्ट ब्रदर उसे समझाते हुए कहता है यह ठीक है, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सब गड़बड़ी मेरी गलती के कारण हुई है। हमारे पास केवल आज रात का समय बचा हुआ है, इसीलिए इतने कीमती समय को एक दूसरे से नाराज होकर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम कभी भी इस बेवकूफ बड़े भाई को माफ मत करना। जिस पर कि थर्ड ब्रदर बोलता है प्लीज आप ऐसा मत बात करो, आखिरकार आप डेथ सोल एजेंसी के लीडर हैं। आगे हम बैकग्राउंड में 10 ग्रेट सेक्ट की बातों को सुनते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है यही कारण है कि हम उस जगह पर भी फ्रीडम को पाने में कामयाब रहे थे जहाँ पर कि बिना किसी कानून के रक्तपात पूरे इलाके में अंतहीन रूप से होता था। पर अगर ऐसा और चलता रहा तो पूरी दुनिया बुराई में पड़ जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए 10 ग्रेट सेक्ट प्लीज ऑब्लिटरेशन के साथ आइए, क्योंकि ऑब्लिटरेशन बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है चेतावनी के रूप में। साथ ही डिमोनिक कल्ट और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट को जैसे किसी भी ग्रुप को कुछ भी करने से सेंट्रल प्लेन में रोकता है। तो ब्रांच लीडर वह बोलता है बुरे आदमी इस तरह की उबाऊ बात को करना बंद करो और इसे मुझे सिंपली समझाओ। तो वह बुरा आदमी उसे बताता है ठीक है, अब जबकि डेथ सोल एजेंसी के लिए केवल विनाश ही मौजूद है तो अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए अजूरे ड्रैगन ने डिवाइन स्वॉर्ड को मारने के बाद खुद को समर्पण कर दिया है और आपको बस उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है। जो सुन ब्रांच लीडर वह उससे पूछता है और मैं यह कैसे करूंगा? तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है आपको उसके सभी अंगों को काटना होगा, आंख निकालनी होगी और कान भेदना होगा ताकि वो कभी भी देख या सुन ना पाए। साथ ही झोंगवान और जूही पॉइंट को ब्लॉक करना होगा ताकि वो कभी भी कोर एनर्जी को इकट्ठा ना कर पाए। इसे अगर और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको उसे जिंदा लाश में बदलना है। ब्रांच लीडर जिसको सुनने के बाद बोलता है अरे यार ये तो किसी कसाई से कम नहीं है, पर खैर अब जबकि मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया है तो यह काफी एक्साइटेड होगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मैं केवल अजूरे असासिन के साथ ऐसा करूंगा। जिस पर कि बूढ़ा आदमी उसे बताता है आप मेरी बात को समझे नहीं, हम बस केवल डेथ सोल एजेंसी के बाकी मेंबर को भागने का और जीने का एक मौका दे रहे हैं जब तक कि वे लोग पकड़े नहीं जाते, इसलिए बाकी 10 सेक्ट उनका पीछा जरूर करेंगे। तो ब्रांच लीडर वह बोलता है क्या इसका मतलब तो वे सभी अंत में मरने ही वाले हैं? जो सुन बुरा आदमी बोलता है हाँ आपने सही कहा, वे सब के सब मारे जाएंगे। तो ब्रांच लीडर बोलता है अजूरे असासिन उसे लगता था अगर वह समर्पण कर देगा तो उसके पास आशा की एक उम्मीद बचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीन चेंज होता है और हम डेथ सोल एजेंसी को देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है आज रात जल्दी सो जाओ, भोर होने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। जो सुन वहाँ पर सभी बच्चे सोने के लिए चले गए होते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जब चू अपने बेड से उतर कर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है तो यागिन उससे बोलता है मत
जाओ अगर तुम भागने की कोशिश कर रहे हो तो चू उसे बताता है मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। जो सुनयागिन उससे कहता है अपनी ताकत वह बर्बाद मत करो, यह इम्पॉसिबल है। जिस पर कि चू उससे बोलता है मैं आखिरकार भागने की कोशिश क्यों ही करूंगा, मैं तो बस सुसु करने जा रहा हूँ। आगे जब वह बाहर निकलकर हल्का होने के लिए जगह को ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देता है, जिसके चलते जब वह दीवार पर चढ़कर उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक हुडी में बच्चा अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। साथ ही उसकी स्पीड वह लाजवाब होती है। इस कारण से उसके सर से हुडी वह नीचे गिर जाता है और बाद में हम उसके चेहरे को देखते हैं। उसका हेयर वह व्हाइट होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है तो वह तुरंत ही अपनी बगल में दीवार की ओर देखता है, जहाँ से कि चू उसे छुपकर देख रहा होता है। पर अभी उसके वहाँ देखने से पहले ही चू वह निकल चुका था और दीवार के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है क्या तुमको किसी ने बताया नहीं बाहर मत निकलना। जिस पर कि वह व्हाइट हेयर वाला बच्चा बोलता है मैं बस ताजी हवा के लिए बाहर आया था। तो वह नॉन पर्सन उससे बोलता है ठीक है, इससे पहले कि कोई और तुम्हें देखे जल्दी यहाँ से वापस जाओ। तो वह बच्चा वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि डेथ सोल एजेंसी के साथ कुछ तो हो रहा है। जो सुन वह पर्सन उसे बताता है यह बड़ों की चिंता करने की बात है, इसीलिए इसके बारे में तुम चिंता मत करो और केवल अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो और सोगो चाहे कुछ भी हो जाए तुमको यह नहीं भूलना है तुम वह हो जो डेथ सोल एजेंसी को दोबारा जिंदा कर सकते हो। तो सोगो बोलता है मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। आगे हम इन सभी को एक साथ देखते हैं जो कि आखिरी बार एक साथ खाना को खाते हुए बात कर रहे होते हैं। शिन सैचुन बेशक मुझे वह याद है, वह ड्रैगन हेड स्वॉर्ड को चलाने में बहुत अच्छा था, पर तुम्हें पता है उसने अपने अंतिम समय में क्या बोला था? मुझे याद है उसने कुछ भी नहीं बोला था, वो तो बस तुरंत ही मर चुका था। इसी तरह वे लोग काफी कुछ बातें करते हैं जो कि आप लोग ना ही जानो तो भी अच्छा है, क्योंकि स्टोरी में इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सब इसी तरह बात करते हुए काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे लोग बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं और सभी फर्स्ट ब्रदर की ओर देखने लगते हैं। तो फर्स्ट ब्रदर उन सभी को बताता है मैंने जितना भी समय तुम लोगों के साथ बिताया वह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छा समय था। मैंने तुम लोगों की वजह से बेहतरीन जिंदगी को जिया है, इसीलिए मैं बस आशा करूंगा कि तुम लोग सरवाइव कर पाओगे और किसी दिन यहाँ वापस आओगे। जो सुन सभी ब्रदर निराशा में उसे ग्रीट पेश करते हैं और फिर वहाँ से अलग अलग रास्तों पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं भोर हो जाता है और अब बेगर सैक वह डेथ सोल एजेंसी के सामने पहुंच गया था। आगे ब्रांच लीडर वह चिल्लाते हुए बोलता है अजूरी असासिन जिसने के क्यूची डिवाइन स्वॉर्ड को मारा था, जल्दी बाहर आओ और ऑब्लिटरेशन को एक्सेप्ट करो। जो सुन कोई बंदा सभी बच्चों को उठाते हुए कहता है जल्दी उठो। वही अननोन पर्सन वह चू को उठाते हुए कहता है चू उठो हमें जाना होगा। इतने शोर शराबे को देख वे बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाते, इसलिए अननोन पर्सन उन सभी से बोलता है पहले यहाँ से निकलो, मैं तुम लोगों को सारी चीजें डिटेल में बाद में बताऊंगा। मेरे सभी भाई वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से भागो। तभी एक ब्रदर बोलता है फिफ्थ ब्रदर हम यहाँ पर हैं। तो उन सभी बच्चों को फिफ्थ ब्रदर यानी कि अननोन पर्सन वहाँ पर लाते हुए उन्हें बोलता है सभी अपने अपने मास्टर के पास चले जाओ और घोड़े पर बैठो। इसी के साथ सभी ब्रदर अपने अपने डिसेबलों को घोड़े पर बैठाते हुए उसे समझाते हैं इसे कसकर पकड़ना। बाद में सेकंड ब्रदर अपने सभी भाइयों से बोलता है यह हमारे लिए अच्छा होगा कि हमें खुद भी पता ना हो कि हम में से हर एक वह कहाँ पर जा रहा है, बाकी हमें उम्मीद है कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे और 10 साल बाद एक दूसरे से फिर से मिल पाएंगे। तो थर्ड ब्रदर बोलता है प्लीज अपना ख्याल रखना सेकंड ब्रदर। तो सेकंड ब्रदर बोलता है ठीक है तुम सभी भी अपना ध्यान रखना। इसी के साथ वे सभी एक दूसरे को अलविदा कह के अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बेगर सेक्ट जब डेथ सोल एजेंसी के अंदर इंटर करते हैं तो उन्हें बस अपने सामने फर्स्ट ब्रदर और एक सर्वेंट दिखता है, जिसको कि देखता हुआ ब्रांच लीडर वह बोलता है मैं नाम यांग हूँ ब्रांच लीडर और 10 सेक्ट के ऑब्लिटरेशन का रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट ब्रदर वह बोलता है मैंने तुम्हारे ग्रेट नाम के बारे में बहुत सुना है, मैं अजूरे असासिन हूँ। जो सुन ब्रांच लीडर उसे गालियां देते हुए कहता है तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन स्वॉर्ड को असैसिनेट करने की? क्या तुम स्वीकारते हो अपने अपराधों के पश्चाताप करना? जिस पर क्या सूर्य ड्रैगन उससे बोलता है मैं मानता हूँ कि मैंने सेंट्रल प्लेन के रूल को तोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम वह नहीं हो जो कि डिसाइड करेगा यह क्राइम है या नहीं। तो वह बंदा उस पर हंसते हुए बोलता है जरा देखो तो तुम्हारी यह बकवास की बात है, आखिर तुम कर कैसे सकते हो जो कि कुछ ही देर में जिंदा लाश बनने वाला है। खैर देखते हैं आगे तुम कब तक इतने अहंकारी बनकर रह सकते हो। इसी के साथ वह बाकी के लोगों को बाहर बुलाता है तो असुर ड्रैगन उसे बताता है वे लोग ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं, मुझे नहीं पता वे लोग कहाँ गए हैं। इसके अलावा मैंने ऑब्लिटरेशन को इसीलिए एक्सेप्ट किया था ताकि मेरे भाइयों को मौका मिल सके यहाँ से भागने की। बाकी तुम्हें देखते
हुए ऐसा लगता है कि तुम्हें जरा सा भी पता नहीं है पनिशमेंट के बारे में। तो वह बंदा उस पर चिल्लाते हुए कहता है अपनी बकवास करना बंद कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तूने उन्हें बचाने के लिए क्या किया है। तुम्हें जल्द ही पता चलेगा तुम्हारे सभी प्रयास वे व्यर्थ हैं। वो सभी कभी भी 10 सेक्ट के हाथों से बचकर नहीं निकल सकते, इसीलिए ज्यादा सपने देखना बंद कर। इसी के साथ वह अपने साथियों के पास जाते हुए बोलता है चलो अब इसे शुरू करते हैं, पनिशमेंट को तैयार करो। जो सुनते ही सभी बैगर आगे बढ़ते हुए तुरंत ही अजूरे ड्रैगन को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और उसे अपने घुटनों पर लाते हुए उससे बोलता है अब तैयार हो जा। इतना बोलते हुए वो सभी उसके सभी कपड़ों को बाहर निकालते हैं। बाद में उसके हाथों और पैरों दोनों को ही मोटी मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। जो देखता हुआ यह सर्वेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जैसे ही असुरे ड्रैगन की ओर भागता है तो उसे ब्रांच लीडर रोकते हुए कहता है कोई भी बेवकूफी से भरे काम को मत करो, अगर तुम बीच में आते हो तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, इसीलिए चुपचाप वहीं पर खड़े रहो और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर तुम्हें मांस के टुकड़ों को नहीं उठाना है तो जो सुन वह सर्वेंट पूरी तरह से मजबूर होता हुआ अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहीं अजूरे ड्रैगन को पूरी तरह से बांध दिया गया होता है और उसे नंगे जमीन पर लेटाने के बाद वे लोग बोलते हैं चलो यह पूरा हुआ। अजूरे असासिन अपनी इस सिचुएशन को देखता हुआ पूरी तरह से सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और आंख बंद करके ऑब्लिटरेशन को सुनता है, जिसको कि पढ़ता हुआ ब्रांच लीडर वह बोलता है हम सजा को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला ऑब्लिटरेशन यह शाओलिन टेम्पल का ऑर्डर है। जीवन दुनिया में सबसे नोबल और प्रीशियस चीज होती है जिसको कि केवल स्वर्ग को ही वापस लेने का अधिकार है। इसीलिए एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई दूसरे इंसान की जान लेने की, तो अब शाओलिन उसके एक आंख को छीन लेगा क्योंकि उसके पास दुनिया को देखने की सही पर्सपेक्टिव नहीं है। यह तुम्हारे जघन्य काम की कीमत है, इसीलिए किसी को दोष ना दो। अमिताभा तुम्हें शांति मिले। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं एक बैगर अपने चाकू को लेता हुआ अजूरे ड्रैगन की आंखों को वहीं पर निकाल लेता है, पर वह जरा सा भी नहीं चिल्लाता, जिसको कि देखता हुआ ब्रांच लीडर अपने मन में कहता है अपने एक आंख को निकालते समय भी वह जरा सा भी नहीं चिल्लाया। बास्टर्ड कहे कि वह सच में एक असासिन है। आगे वह दूसरा ऑब्लिटरेशन को पढ़ता है जो कि होता है वुडन सेक्ट से। तुम्हारा दिल वह बुराई से भर चुका है और 9 जगह पर डिमन ने अपना बसेरा कर लिया है, तो अब तुम्हारे पापों को धोने और तुम्हारे अंदर से बुराई को खत्म करने के लिए तुम्हारी दूसरी आंखों को भी निकाल लिया जाएगा, जबकि इसके लिए तो तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए थी ताकि भगवान खुद आकर तुम्हारे पापों से तुम्हें मोक्ष प्रदान करे, तुम्हारा जीवन शांति भरा हो। इसी के साथ वे लोग अजूरे असासिन को दूसरी आंखों को भी बाहर निकाल लेते हैं। आगे वे लोग अपना तीसरा फरमान सुनाते हुए कहते हैं यह इमाई सेक्ट का ऑर्डर है, उसके कानों के पर्दों को फाड़ दो। दूसरा फरमान होता है मोंटहुआ सेक्ट से दूसरे कान के पर्दे को फाड़ने के बारे में। पांचवा फरमान होता है क्यूनचेंग सेक्ट का ऑर्डर जिसमें कि उसके दाहिने हाथ को काटना था। पांचवा फरमान होता है जोंगडोंग सेक्ट से जिसमें कि उसके बाएं हाथ को काटना था। सातवां फरमान होता है कोंगडोंग सेक्ट से जिसमें कि उसके दाहिने पैर को काटना था। आठवां फरमान होता है डियांगकैंग सेक्ट से जिसमें कि उसके बाएं पैर को काटना था। नौवां फरमान था हैनेन सेक्ट से जिसमें कि उसके एनर्जी वेसल को डिस्ट्रॉय करना था। आखिरी में 10वां फरमान होता है बैगर सेक्ट से जिसमें कि अजूरे असासिन को पूरी तरह से खत्म करना था। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जब अननोन पर्सन चू को लेकर कॉफी स्पीड में जा ही रहा होता है तभी उसके सामने 2 भिखारी आ जाता है, जिसको कि देखता हुआ अननोन पर्सन काफी ही ज्यादा स्पीड में अपने घोड़े को रोकता है और उन दोनों भिखारियों से बोलता है जरा देख के साइड में चलो, अभी तुम दोनों मेरे घोड़े के नीचे कुचले जाने वाले थे। जिस पर कि वो दोनों भिखारी बोलते हैं हम बहुत भूखे हैं, यहाँ तक कि हमें अब चलने तक की ताकत नहीं बची है, प्लीज सर हमारी हेल्प करो और हमें कुछ दे दो। तो अननोन पर्सन उसे एक सिक्के को देता हुआ बोलता है ये लो और जल्दी रोड से साइड हटो, जिसको कि पाकर वो दोनों काफी ही ज्यादा खुश होते हैं और अननोन पर्सन को शुक्रिया बोलते हैं। वहीं चूक को देखते हैं, पता नहीं वह क्यों उन दोनों भिखारियों को अभी भी पीछे मुड़कर देख रहा होता है। पर आगे उन लोगों के वहां से दूर चले जाने के बाद ये भिखारी बोलते हैं यह वही था ना। तो दूसरा भिखारी कहता है रुको मुझे देखने दो। इतना बोलने के बाद वह स्क्रेच को देखता है, बाद में उसे बताता है हाँ यह वही था, उन्हें सिग्नल भेजो और बताओ कि डेथ सोल एजेंसी के असासिनों में से एक ओची माउंटेन पर अभी अभी हमारे पास से गुजरा है। तो दूसरा भिखारी बोलता है ठीक है मैं अभी करता हूँ। इसी के साथ वह सिग्नल को जमीन पर गाड़ कर उसे जलाने की कोशिश करने लगता है, पर उससे आग जल नहीं रहा होता है, जिससे कि वह काफी परेशान होता है। तो वह पहले वाला भिखारी बोलता है क्या कर रहे हो, जल्दी करो। इतना बोलते हुए अचानक ही उसे कुछ महसूस होता है, जिसके चलते वह जैसे ही अपने पीछे दोबारा देखता है तो वहाँ से अननोन पर्सन वह लौट कर वापस उन दोनों के पास आ रहा होता है और तुरंत ही उनके पास पहुंचकर खड़ा हुआ भिखारी के गर्दन को वहीं पर अलग कर देता है, जिसको कि देखता हुआ दूसरा भिखारी वह कुछ भी नहीं समझ पाता और अननोन पर्सन को गालियां देते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वह अननोन पर्सन भी अपने घोड़े को दोबारा मोड़ता हुआ उसकी ओर आता है और उसे भी वहीं पर मार देता है। आगे
आगे कुछ समय बाद हम उस अननोन पर्सन और चू को देखते हैं जो कि किसी जगह पर रुका हुआ था, जहाँ पर कि वह अननोन पर्सन और चू का मास्टर उससे बोलता है, तुम आखिरकार मुझसे कोई सवाल पूछ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम यह जानने में उत्सुक नहीं हो कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? तो चू उसे बताता है, अगर यह मेरे जानने वाली चीज होगी तो आप मेरे ना पूछने पर भी मुझे बता देंगे। जो सुन मास्टर उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है, हम सेंट्रल प्लेन से भाग रहे हैं उस जगह के लिए जहाँ पर कि 10 सेक्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। हालांकि डेथ हेवनली सेक्ट ने कहा था कि वे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, पर देखो तुम अभी भी भाग रहे हो। जिस पर कि चू उससे पूछता है, क्या वे डेथ हेवनली सेक्ट से ज्यादा डरावना है? तो मास्टर उसे बताता है, वे सभी ऐसे लोग हैं जो पूरे डेथ हेवनली सेक्ट को रातों रात खत्म कर सकते हैं, इसीलिए मैं, मेरे ब्रदर और तुम अभी बहुत बड़े खतरे में हैं। जो सुन चू थोड़ी देर सोचता है, बाद में उससे पूछता है, मेरे पास एक सवाल है। तो मास्टर उससे कहता है, ठीक है बताओ मुझे। जो सुन चू उससे कहता है, आखिर मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? जिस पर कि वह अननोन पर्सन भी हैरान हो जाता है और बाद में उससे कहता है, तुम मुझे अपना मास्टर बुला सकते हो। अगर हम इन सब से जिंदा बच जाते हैं तो मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा। उसी समय वहाँ पर कोई आते हुए उन दोनों से बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ। तो मास्टर उससे पूछता है, क्या तुमने नौ का जुगाड़ लगा लिया है? जिस पर कि वह पर्सन उसे बताता है, हाँ मैंने कर दिया है, वह फेरी पॉइंट के पास है, मैंने उसमें पीले कपड़े को बांध दिया है, तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। तो मास्टर उसे कुछ देते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, प्लीज इसे ले लो। जो देखता हुआ वह बंदा बोलता है, नहीं नहीं प्लीज यह ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे बस मेरी तरफ से शुक्रिया समझ लेना। वैसे भी तुमने मेरे मदर और फादर का बदला लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसके बदले में मैंने जो अभी किया है वह तो कुछ भी नहीं है। जो सुन मास्टर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई। तो वह बंदा कहता है, प्लीज अपना ध्यान रखना। आगे चू और मास्टर वहाँ से जाते हुए उस बंदे से कहते हैं, तुम्हारे घर के पास मेरा घोड़ा है, तुम इसे रख सकते हो, मुझे अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीन चेंज होता है और हम वापस ब्रांच लीडर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, अपने आंख कान हाथ पैर सभी के कटने के बावजूद भी वह जरा सा भी नहीं चिल्लाया और ना ही हल्का सा भी सिसकी निकाला। मैंने उससे अधिक हठी किसी को भी नहीं देखा, जबकि ऑब्लिटरेशन एक ऐसी सजा है जिसको कि देने वाला भी कांप जाता है, पर वो तो ऑब्लिटरेशन के सजा को लेने वाला था। सच में 10 ग्रेट सेक्ट वह बहुत बड़े कमीने हैं। जो सुन उसके साथ बैठे हुए भिखारी बोलते हैं, हाँ मैं भी आपके साथ एग्री करता हूँ। उसी समय वहाँ पर एक भिखारी आते हुए ब्रांच लीडर से बोलता है, मुझे माफ करिएगा ब्रांच लीडर, इस तरह के माहौल में आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो ब्रांच लीडर वह बोलता है, बताओ क्या हुआ? जिस पर कि वह भिखारी उसे बताता है, मैंग और इल्चो ओचू माउंटेन के एंट्रेंस पर बहुत समय पहले से गार्ड कर रहे हैं और अभी तक वे लोग वापस नहीं आए हैं। तो ब्रांच लीडर बोलता है, वे बास्टर्ड, भूल जाओ उनके बारे में, वे जरूर कहीं माउंटेन के नीचे सो रहे होंगे। जो सुन वहाँ पर एक बूढ़ा भिखारी आते हुए उससे बोलता है, बेवकूफ कहीं के, जब तुम्हें ऑब्लिटरेशन जैसे इतने महान काम को दिया गया है तो तुम्हें बार बार जाकर चेक करना चाहिए कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं है। उस बूढ़े भिखारी को वहाँ पर देख ब्रांच लीडर के साथ सभी भिखारी उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग ब्लैक स्टाफ, पागल सन के। और हाँ, यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ओरिजिनली उसका यही नाम है मानवा के अंदर, पर इंग्लिश में। जो सुन वह बूढ़ा भिखारी ब्लैक स्टाफ बोलता है, तुम्हारे जैसे ब्रांच लीडर जिसके पास 3 नोट्स है, वह इस तरह मामूली से भिखारी की तरह काम कैसे कर सकता है? तो ब्रांच लीडर उससे बोलता है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं खुद को ट्रेन करना जारी रखूंगा, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ नैनयांग में क्यों आए हैं? तो वह ब्लैक स्टाफ बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए? जो सुन ब्रांच लीडर घबराते हुए कहता है, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। आगे वह ब्लैक स्टाफ बताता है, 10 महान सेक्टों के डिसीजन के अनुसार शाओलिन टेम्पल हेवन राक्षसा का पीछा करेगा, मंटहुआ सेक्ट इनविंसिबल असासिन और वुडेंग सेक्ट पीछा करेगा फैंटम ऑब्जर्वर के। जो सुन ब्रांच लीडर बोलता है, इसका तो यह मतलब है कि। तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, हाँ तुमने सही कहा, बैगर सेक्ट क्रिम्सन असासिन के पीछे जाएगा, जिसकी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। जिस पर कि सभी भिखारी दोबारा उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो ब्लैक स्टाफ बोलता है, जाओ और पहले उन्हें ढूंढो जो कि ओची माउंटेन से डिसअपेयर हो चुके हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि वे लोग डेथ सोल एजेंसी के भागे हुए असासिनों के हाथों मारे गए होंगे। जो सुन ब्रांच लीडर बोलता है, मैं अभी तुरंत वहां जाता हूं। जिस पर कि वह ओल्ड मैन आगे बताते हुए कहता है, अगर वे डेथ सोल के असासिन ओची माउंटेन से होकर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वह बेखा में बोट को लेंगे, इसीलिए अब ओची माउंटेन और मोमोलो विलेज के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दो। तो ब्रांच लीडर बोलता है, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। जो सुन वह ओल्ड मैन उससे बोलता है, वैसे नैनयांग के ब्रांच लीडर, क्या तुम्हें पता है रीजन क्या था जो कि 10 सेक्टों ने तुम्हें ऑब्लिटरेशन का टास्क सौंपा था? इसका बस इतना सा कारण है कि नैनयांग के ब्रांच से डेथ सोल एजेंसी वह बहुत करीब पड़ता है, इसीलिए
इसीलिए खुद को हवा में ज्यादा मत उड़ाना। तो ब्रांच लीडर वह बोलता है मैं इसे ध्यान रखूंगा। सीन चेंज होता है और हम कहीं पर एक भिखारी को देखते हैं जो कि एक पर्सन से भीख मांगते हुए बोल रहा होता है मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, प्लीज मुझे कुछ दे दीजिए। तो वह बंदा उसे बोल रहा होता है यहाँ पर मत आओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे वह भिखारी किसी दूसरे पर्सन के पास जाकर उससे बोलता है प्लीज मुझ पर दया कीजिए और मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। इसी तरह वह सभी लोगों से भीख मांगता हुआ हम देखते हैं वह मास्टर के पास पहुंच गया था और उससे भी भीख मांगने की कोशिश कर रहा था, जिस पर कि मास्टर उसकी ओर थोड़ी देर देखता है। बाद में वहां से जाते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस समय पर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जो सुन भिखारी पीछे से कहता है आपके इतने काइंड इंटेंशन के लिए शुक्रिया। बाद में वह पीछे से मास्टर को देखता हुआ एकदम से ही सीरियस हो जाता है और अपने सिग्नल को वहाँ पर बैठे हुए सभी भिखारियों को देता है। तो एक भिखारी उसकी ओर देखते हुए कहता है आखिर क्या गलत है। तो वह पहले वाला भिखारी उसे बताता है क्रिम्सन असैसिन वह अपेयर हुआ है। जो सुन सारे भिखारी उसके पास भागते हुए आते हुए कहते हैं कहाँ पर है वो। तो वह भिखारी उसे बताता है जोंग योंग पहले तुम जाओ और ब्रांच लीडर को इन्फॉर्म करो और तुम मेरे पीछे आओ। तो एक मोटा भिखारी बोलता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वह भिखारी उसे बताता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, हमें उसका पीछा करना होगा। इतना बोलते हुए वह एक बुचर के चाकू को छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसको कि देखता हुआ वह बुचर उन पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हरामियों मेरी चाकू को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो वह भिखारी बताते हैं मैं इस चाकू से एक सुअर को मारने जा रहा हूँ, मैं जल्द ही तुम्हें यह वापस कर दूंगा, इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो। आगे हम उन भिखारियों को देखते हैं जो कि मार्केट में मास्टर और चू को ढूंढते हुए काफी दूर तक चले गए होते हैं, पर उन्हें वे लोग नहीं मिलते हैं। तो एक भिखारी कहता है आखिरकार वे लोग इतनी जल्दी कहाँ चले गए। तो वह पहले वाला भिखारी बताता है वह हमसे ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, उन्हें ढूंढो यहीं कहीं पर होंगे। तभी उन लोगों की नजर बगल के गले में एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जिसका पीछा करते हुए वे लोग बोलते हैं वे लोग वह वहाँ पर है। इसी के साथ वे दोनों भिखारी चू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखता हुआ चू बिल्कुल ही शांत होता है। तो वे भिखारी बोलते हैं बच्चे तुम्हारे फादर वो कहाँ पर है। चू जिसको कि सुनता हुआ उन लोगों को अपने पीछे देखने का इशारा करता है, जिस पर कि वे लोग जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो हम देख पाते हैं पीछे से मास्टर ने उन दोनों पर अटैक कर दिया होता है और एक भिखारी को सेकंडों के अंदर वहीं पर मार देता है, जबकि दूसरा भिखारी उस पर अटैक करते हुए कहता है कमीने कहीं के। पर आगे वो कुछ बोल पाता तभी मास्टर उसके अटैकों से बचते हुए तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है। बाकी जैसे ही वह बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है तो हवा में उड़ रहे चाकू को मास्टर पकड़ते हुए वहीं उसकी बॉडी को दो हिस्सों में बदल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वह पहले वाला भिखारी मास्टर के इतने भयानक अटैक के बावजूद भी दोबारा वह उठ रहा होता है, जिसको कि देखता हुआ मास्टर उसके सर को पकड़ता हुआ उसके लाए गए नाइफ को उसके गले पर रखता हुआ बहुत ही अधिक बेरहमी से वहीं पर हलाल कर देता है। पर इस चीज को देखता हुआ चू वह जरा सा भी अपनी आंख को नहीं मूंदता। बाद में मास्टर उसे बोलता है चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, बैगर सेक्ट वे यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। आगे हम बंदरगाह को देखते हैं जहाँ पर की मास्टर और चू बोट को लेने वाला होता है। वहाँ पर कई सारे भिखारी अभी आकर पूरी जगह को कब्जा कर लिया होता है और उन दोनों की तलाश में बाकी लोगों के चेहरे को दिखाने पर जबरदस्ती मजबूर कर रहे होते हैं। जो देखता हुआ दूर से मास्टर कहता है लगता है कि हम लोग बहुत धीमे थे, अब हम यहाँ पर इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि वे लोग थोड़ी सी लापरवाही नहीं कर देते। लेकिन तभी वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है और हल्का होने की जगह को ढूंढने लगता है। इसी कारण से उसकी नजर पास ही में छुपे हुए मास्टर और चू पर पड़ जाती है। पर सीन इसी के साथ चेंज होता है और हम पहले मारे गए भिखारियों को देखते हैं, जहाँ पर की ब्रांच लीडर वह पहुंच चुका था और मरे हुए भिखारियों को देखता हुआ कहता है इनके जख्मों को देखते हुए निश्चित रूप से इन्हें चाकू से मारा गया है, मुझे पूरा यकीन है यह क्रिम्सन असैसिन का काम होगा। जो सुन ब्लैक स्टाफ वह बोलता है यह देखते हुए कि उन्होंने लाश तक को ठिकाने नहीं लगाया तो वे जरूर बहुत जल्दी में होंगे। उसी समय वहाँ पर एक भिखारी भागते हुए उन लोगों को चिल्ला कर बोलता है ब्रांच लीडर हमें मैंग और इलचुन वह मिल चुका है ओची माउंटेन पर। तो ब्रांच लीडर बोलता है क्या वह वहाँ पर सो रहा था, जिस पर कि वह भिखारी बोलता है नहीं वे लोग मर चुके हैं, यहाँ तक कि मैंग का तो सर भी नहीं मिला। जो सुन ब्रांच लीडर वह काफी ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसे इस तरह देखता हुआ ब्लैक स्टाफ बोलता है जैसा कि उम्मीद थी, अगर वह ओची माउंटेन से होकर जा रहा है तो जरूर वह बैका में बोट को लेने के लिए जाएगा, इसीलिए अभी हमारे पास गुस्सा करने का समय नहीं है। वह बस एक ऐसा चूहा है जो कि पिंजरे में भाग रहा है, तो अब सभी डिसेबलों को लो और उस कमीने को ढूंढो। जो सुन ब्रांच लीडर सभी डिसेबलों को वहाँ से लेते हुए जाते हुए उस बंदे से बोलता है यस सर चलो चलते हैं। इसी के साथ हम वापस चू और मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर के हल्का होने आया हुआ भिखारी वो उन दोनों की ओर तो देखता है पर अपने हल्का होने में इतना मगन होता है कि उसने अपने आंखों को बंद कर रखा होता है, जिसके चलते वह उन दोनों पर ना ध्यान देकर हल्का होने के बाद
वापस मुड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी समय मास्टर बाहर आते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जो देखता हुआ वह बंदा काफी ज्यादा घबरा गया होता है और हाँ, ऐसा लगता है कि शायद उसने पहले ही उन दोनों को देख लिया था, पर उन दोनों को ना देखने का नाटक किया ताकि वह वहाँ से किसी तरह निकल जाए। पर इस चीज का अंदाजा मास्टर को पहले ही लग चुका था, इसीलिए अभी वह उसका पीछा कर रहा है। वहीं वह भिखारी भागते हुए कहता है, मुझे क्रिम्सन असासिन मिल चुका है। इतना बोलते हुए वह बहुत ही ज्यादा स्पीड में मास्टर के आगे आगे भाग रहा होता है और थोड़ी ही देर बाद वह मास्टर की नजरों से गायब हो जाता है। वहीं चू को देखते हैं जब अपने मास्टर के पीछा करते करते उसके पास आता है तो वह देखता है उसका मास्टर काफी स्पीड में भागता हुआ उसकी ओर आ रहा होता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, चू जल्दी यहाँ से भागो, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, वे लोग जल्दी ही हमें खोज लेंगे, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वहीं वे भिखारी बोल रहे होते हैं, क्रिम्सन असासिन को ढूंढ लिया गया है, सभी लोग उनका पीछा करो। बाद में कुछ समय बाद हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर कि मास्टर बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि हमें बोट के द्वारा यहाँ से दूर जाने के इरादे को छोड़ना होगा। दूसरी तरफ ब्रांच लीडर को देखते हैं जो कि उस भिखारी को मारते हुए कह रहा होता है, तुम बेकार यूजलेस कमीने कहीं के, तुमने क्रिम्सन असासिन का पीछा करना क्यों छोड़ दिया, हरामखोर कहीं के। तो उसके पीछे से ब्लैक स्टाफ बोलता है, अब रुक जाओ ब्रांच लीडर, अकेला डिसेबल डेथ सोल एजेंसी के असासिन को कैसे रोक सकता था। इतना बोलते हुए वह उस भिखारी से बोलता है, क्या तुमने क्रिम्सन असासिन के बारे में कुछ खास देखा था। वहीं ब्रांच लीडर बोलता है, यह मेक श्योर करना कि कोई भी डिटेल ना छूटे। तो वह भिखारी बताता है, अगर सही कहूँ तो उसमें कुछ भी खास नहीं था, वह केवल बस एक छोटे से बच्चे के साथ था। जो सुन ब्लैक स्टाफ बोलता है, क्या एक बच्चा। इसी के साथ वह जोरों जोरों से हंसना शुरू कर देता है। बाद में सीरियस लुक के साथ बोलता है, लेजर हेवन राक्षा, इनविंसिबल असासिन फैंटम ऑब्जर्वर सभी एक एक बच्चे के साथ भाग रहे हैं और अब क्रिम्सन असासिन को भी एक बच्चे के साथ देखा गया। तो ब्रांच लीडर बोलता है, उनके लिए अकेले भागना वही काफी ही ज्यादा मुश्किल है, फिर वे अतिरिक्त बोझ को ढोने की परेशानी क्यों उठा रहे हैं। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, इंसानों के लिए यह सामान्य बात है, जब वे भावुक होते हैं तो मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं और इस चीज को तुम उनके इतिहास में भी देख सकते हो। यह कभी भी गुलाब का बिस्तर नहीं रहा। पहले अजुरी असासिन ने क्यूची डिवाइन स्वॉर्ड को मारकर अपने सभी भाइयों को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया और अब तो ब्रांच लीडर बोलता है, उसने सही में पागलपंती वाला काम किया था डिवाइन स्वॉर्ड को मारकर। जिस पर के ब्लैक स्टाफ आगे बताता है, यंग यंग नाम की एक लड़की के साथ एक बच्चा था, वह बच्चा शायद उसके लिए क्यूची डिवाइन स्वॉर्ड के रखेल बनने के लिए समस्या थे। यही कारण है कि अजुरी असासिन ने उस बच्चे को ले लिया। बाद में उसने ऑब्लिटरेशन को स्वीकार कर लिया और अपने सभी भाइयों को एक एक बच्चे को देकर उन्हें भागने के लिए कहा। शायद वह उस बच्चे की रक्षा करना चाहता था। मुझे पूरा यकीन है यंग यंग का वह बच्चा उन्हीं चारों में से किसी एक के पास है। तो अब उन सभी को मार दो, क्योंकि अगर वे बच्चे जिंदा बच जाते हैं तो निश्चित रूप से बदला लेने के लिए दिल से विकसित होंगे और बदला लेने के लिए वे अंत तक हमारे खिलाफ लड़ेंगे। इसीलिए उन सभी में से किसी को भी मत छोड़ना ताकि वे हमारे लिए भविष्य में वापस परेशानी को ना खड़ा कर पाए। तो ब्रांच लीडर सभी भिखारियों को चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने उनकी बातों को सुना। जब तक कि तुम्हें क्रिम्सन असासिन नहीं मिल जाते तब तक सोने के सोच से भी दूर रहना। तो चलो अब आगे बढ़ो। सीन चेंज होता है और हम रात के समय कहीं पर देखते हैं मास्टर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। जिस पर कि चू बताता है, नहीं मैं ठीक हूँ मास्टर। जो सुन मास्टर उसे बताता है, हमें उन भिखारियों के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करना होगा। आगे वह जंगल में एक घर के पास जाकर जब दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है, कौन है। तो मास्टर उससे बताता है, मैं माफी चाहता हूँ आपको इतनी देर रात परेशान करने के लिए, पर क्या हमें कुछ खाना मिल सकता है। मैं इसके लिए आपको अच्छी तरह से पैक करूंगा। जो सुन दरवाजे को खोलकर एक बूढ़ा पर्सन बाहर उससे बोलता है, मेरी जगह जर्जर है और मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तुम ममोल गांव में थोड़े से आगे और क्यों नहीं जाते। तो मास्टर उसके सामने 2 सिक्कों को करते हुए कहता है, हम वहाँ तक जाने के लिए बहुत भूखे हैं। उन पैसों के देख उस ओल्ड पर्सन की आंखें खुल जाती है और तुरंत ही वो उन्हें अंदर लेते हुए उन लोगों को खाने के लिए डम्पलिंग देता है। साथ ही उन्हें बताता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। तो मास्टर कहता है, नहीं यह अच्छा है, आपका शुक्रिया। जो सुन वह बुढ़िया वहाँ से जाते हुए कहती है, हाँ ठीक है। वहीं चू उस डम्पलिंग को देखता हुआ काफी खुश होता है और अपने मास्टर से पूछता है, हम ममोल विलेज वापस नहीं जा रहे हैं, सही कहा ना। वैसे भी वहाँ जाना एक बेवकूफी होती, पर अब मैं जंगलों में चलने के लिए मजबूर हूँ, जबकि मैं नाव की सवारी करना चाहता था। जो सुनता हुआ मास्टर अपने मन में कहता है, यह बच्चा सच में गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने में बहुत तेज है। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक होता है, जिस पर कि बुढ़िया बाहर आते हुए कहती है, आखिरकार आधी रात इतने विजिटर क्यों आ रहे हैं। तो घर के बाहर से कोई बोलता है, क्या कोई अंदर है, हम बेगर सेक्ट के डिसेबल हैं। जो सुन बुढ़िया दरवाजे को खोलता हुआ उससे बोलती है, आखिरकार बेगर सेक्ट के डिसेबलों को यहाँ पर क्या काम है। तो ये लोग क्रिम्सन असासिन के पोर्ट्रेट को दिखाते हुए बोलते हैं, क्या तुमने इस आदमी
को कहीं पर देखा है, इसने हजारों लोगों को मारा है। उस स्क्रैच को देख बुढ़िया पूरी तरह से थर्रा जाती है। वही मास्टर भी उसकी हालत को देख सारी चीजें समझ जाता है। तभी चू अपने मास्टर को देखता हुआ बुढ़िया से कहती है, दादी मुझे और डम्पलिंग चाहिए। जो सुन बुढ़िया कहती है, ठीक है मैं लाती हूँ। आगे चू अपने मास्टर से कहता है, फादर दादी थोड़ा बिजी है तो क्या आप मेरे लिए अंदर से थोड़े से डम्पलिंग ला सकते हो? तो मास्टर प्लेट को ले जाते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर रुको तुम, मैं अभी लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ बेगर सेक्ट का डिसाइबल वह बुढ़िया से बोल रहा होता है, मुझे बताओ क्या तुमने इसे देखा है? तो बुढ़िया डरते हुए उससे कहती है, मुझे यकीन नहीं है। उसे इस तरह डरा देख वह डिसाइबल तुरंत ही दरवाजे को धक्का मारते हुए अंदर आते हुए कहता है, मुझे किसी चीज की गंध आ रही है। जिस पर कि वह बुढ़िया बोलती है, आखिर तुम्हें किस तरह की गंध आ रही है? जो सुन वह भिखारी कहता है, क्या तुम्हें सच में यह गंध नहीं आ रही है? जरा ध्यान से सूंघो, यह खुशबू डम्पलिंग की है। क्या तुमने इसे बनाया है? इतने में ही उसका ध्यान सामने बैठा चू पर जाता है, जो कि अपने भोले शकल को बनाया हुआ उसकी ओर देख रहा होता है। उसे इस तरह देखता हुआ वे भिखारी बोलते हैं, हे बच्चे तुम अच्छे से मजे कर रहे हो? तो चू उनसे बोलता है, हाँ तुम भी आकर बैठ जाओ, तुम्हें भी मजा आएगा। तो वह भिखारी किचन के अंदर मास्टर को देख वहाँ पर जाते हुए कहता है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो कि तुम्हारे पास बढ़िया डम्पलिंग को बनाने वाली दादी है। जो सुन मास्टर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जिस पर कि वह भिखारी बोलता है, हम बहुत भूखे हैं क्योंकि हम लोग एक असासिन का पीछा कर रहे थे, तो क्या तुम हमारे साथ भी कुछ शेयर करोगे? तो मास्टर उसे बताता है, बेशक, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह आपको पसंद नहीं आएगा। वह भिखारी जिसको सुन कहता है, तुम बास्टर्ड कहेंगे। इतना बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। जो देखता हुआ मास्टर एकदम से ही मुड़ता है और किचन नाइफ के साथ उसकी गर्दन को वही एक पल में ही काट देता है। जो देखता हुआ उसके साथ साथ बाकियों के भिखारी को भी पता नहीं चला होता है कि अभी अभी हुआ क्या। और थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें एहसास होता है तो वे लोग उस पर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम तो क्रिम्सन असासिन हो। पर मास्टर उसके स्वॉर्ड को वहीं पर पकड़ता हुआ उसको भी अपने किचन नाइफ के साथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह भिखारी इस चीज से किसी तरह बच जाता है। तो मास्टर उसे तुरंत ही अपने लातों के साथ मारते हुए बाहर आता है। तो उसी समय उस पर एक भिखारी अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है, जिसको कि रोकता हुआ मास्टर अपने किक के साथ काफी खतरनाक हिट उसे देता है। बाद में उसके सर को वहीं पर फाड़ देता है। तभी उसके पीछे से चू को एक भिखारी पकड़ते हुए उससे बोलता है, कमीने जरा इधर देख, अगर तूने उस नाइफ को दूर नहीं फेंका तो यह बच्चा आगे जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ बोल पाता। उसी समय मास्टर का किचन नाइफ उसके सर पर आकर लगता है और वह भी वहीं पर मारा जाता है। जिसको कि देखता हुआ एक भिखारी जब मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो मास्टर उसके हाथों को पकड़ने के बाद जमीन पर जबरदस्त तरीके से पटकता है और उसके सामने खड़ा होकर उसे भी वहीं पर मार देता है। कुछ ही देर में इतने भयंकर नजारे को देखकर बाहर खड़े भिखारी वो लोग कुछ भी नहीं समझ पाते और डर के मारे अपने पैंट में ही हल्का हो गया होता है। उसी समय जब मास्टर उनके सामने पहुंचकर अपने डेविल लुक के साथ उन लोगों की ओर देखता है तो उनमें से एक भिखारी वहां से भागते हुए कहता है, यह तो क्रिम्सन असासिन है, जल्दी भागो और ब्रांच लीडर को इसके बारे में सूचित करो। वहीं दूसरा भिखारी उसकी बातों को सुनने के बाद कुछ सोच पाता, उससे पहले ही उसका गला वह कट चुका था। बाद में जब मास्टर दूसरे भिखारी को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को फेंकता है तो वह बंदा किसी तरह उससे बच गया होता है। लेकिन जब दोबारा मास्टर उस पर अपने स्वॉर्ड को फेंकता है तो इस बार उसका नसीब बहुत खराब होता है, जिसके चलते वह स्वॉर्ड उसके सर में सीधे आकर बुरी तरह से धंस जाता है और वह भी वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि बुढ़िया अपने घर को शमशान घाट में बदलते हुए बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। लेकिन उसके पास चू आकर बोलता है, चिंता मत करो, यह खत्म हो गया है, हम तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तभी वहाँ मास्टर आकर बोलता है, चलो अब हमें चलना होगा, अपने सामान को ले लो। उसे इस तरह देख वह बुढ़िया एकदम से ही जोरों से चिल्लाती है और मास्टर उस पर ना ध्यान देते हुए बाद में उससे बोलता है, डम्पलिंग के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सीन चेंज होता है और हम दूसरे दिन बुढ़िया को देखते हैं जो कि डरते हुए बता रही होती है, उन्होंने कहा था कि वे मोमोल विलेज वापस नहीं जाएंगे। वे नाव को लेना चाहते थे, लेकिन दुख की बात है कि वे अब ऐसा नहीं कर सकते। जो सुन ब्रांच लीडर उससे बोलता है, मुझे वह सब कुछ बताओ जो भी तुम्हें याद है। तो बुढ़िया उससे बोलती है, उन्होंने मुझे डम्पलिंग के लिए शुक्रिया बोला था। जो सुन ब्रांच लीडर वह कुछ भी नहीं समझ पाता। बाद में हम ब्लैक स्टाफ को देखते हैं जिसके सामने सभी मरे हुए भिखारियों की लाश होती है। जिसको कि देखता हुआ वह बोलता है, हम केवल एक असासिन को मारने के लिए जो कीमत चुका रहे हैं वह बड़ी और बड़ी होती जा रही है, वह बास्टर्ड कहीं का। उसी समय उसके पास ब्रांच लीडर आकर बताता है, एल्डर उस बुढ़िया ने बताया कि वे लोग मोमोल विलेज वापस नहीं जा रहे हैं। तो ब्लैक स्टाफ कहता है, ओह अच्छा, तो उन्हें सच में लगता है हम उन बुढ़िया के द्वारा बताए गए बातों पर विश्वास करेंगे। जो सुन ब्रांच लीडर बोलता है, ऐसा लगता है कि वह हमें बहुत कम आंक रहा है। तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, हो सकता है कि वह हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो और वास्तव में दूसरी जगह भी जा रहा हो। पर जो भी हो, हमें मोमोल विलेज में
हमें अप्लाई की गई फोर्स को स्प्लिट करना होगा। ऐसा लगता है कि वह अपने प्लान में सफल हो चुका है, लेकिन हम इसे अनदेखा कर सकते हैं यह देखते हुए कि बैगर सेक्ट वह कितना बड़ा है। इसलिए हम वापस मोमोल विलेज जाएंगे और ब्रांच लीडर जितनी जल्दी हो सके नैनियांग वापस जाएगा, जिसके लिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसी के साथ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर कि मास्टर बोल रहा होता है भिखारियों की संख्या वह कम हो चुका है, लेकिन अभी भी यह उतना कम नहीं है जहाँ पर कि हम बिना चिंता के आगे बढ़ सकते हैं। चलो रात होने का इंतजार करते हैं और थोड़ा सा सो लेते हैं। बाद में मास्टर आसमान की ओर देखते हुए चू को बोलता है जरा इन बादलों को देखो, आसमान कितना शांतिपूर्ण महसूस हो रहा है। यह पूरी तरह उससे अलग है जिस तरह हम भाग रहे हैं। मुझे चिंता हो रही है क्या मेरे भाई वे ठीक होंगे। जो कि चू चुपचाप सुन ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी का आवाज सुनाई देता है, जिसके चलते जब वह छत से नीचे झांक कर देखता है तो वहाँ पर कोई बोल रही होती है प्लीज ऐसा मत करो। तो दूसरा कोई बोलता है संगवा अब चूंकि तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार नहीं करती हो तो मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, शांत रहो नहीं तो हम दोनों ही एक साथ मरेंगे। जो सुन वह लड़की बोलती है नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बख्शो। जो सुनता हुआ मास्टर बोलता है उनकी परवाह मत करो, हम अभी दूसरों की मदद करने की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वह उठकर देखता है तो वहाँ पर चू नहीं होता, जिसके चलते वह बोलता है यह छोटा रास्कल कहीं का। हम देखते हैं चू नीचे उतरकर उस बंदे से बोल रहा होता है वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम अभी नहीं रुकते हो तो मैं अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दूंगा। जिस पर कि वह बंदा उससे बोलता है तुम बेवकूफ कीड़े कहीं के, क्या तुम मरना चाहते हो? इससे पहले कि मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूं यहाँ से निकल जाओ। तो वहाँ पर मास्टर भी आते हुए चू से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, तुमको कभी भी उन मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए जो तुमसे संबंधित ना हो। अगर कोई मर भी रहा हो तो तुमको फिलहाल के लिए उनकी मदद करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या तुम समझे? जो सुन चू उससे कहता है लेकिन आपने तो उस आदमी की मदद की थी जिसने कि आपको नौ दिलाने में मदद किया। मैंने सुना था कि आपने उसकी मदर और फादर का बदला लिया था। जिस पर कि मास्टर उसे बताता है तुम उसे मदद नहीं कह सकते, मैंने वह इसलिए किया था क्योंकि मुझे पैसे मिले थे। उन दोनों की इस तरह की बातों को सुन यह बंदा परेशान होते हुए कहता है तुम कमबख्त लोग कहेंगे, अगर तुम दोनों इसी तरह बकवास को करते रहे और अभी यहाँ से नहीं गए तो आगे जो होगा उसके लिए पछतावा मत करना। तो मास्टर उसे बताता है आप इतना भड़क क्यों रहे हो, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन तभी चू बोलता है मिस जल्दी अभी तुरंत भागो। जो सुनते ही वह लेडी वहाँ से भागना शुरू कर देती है, जिसको कि देखता हुआ यह बंदा उसे पकड़ते हुए कहता है तुम कहीं भी नहीं जा सकती। आगे वो कुछ कर पाता तभी मास्टर उसके पास पहुंचकर उसे एक जोरदार हिट देता है। इस कारण से वह बंदा खतरनाक तरीके से दीवार से टकराता है और उसकी हालत एकदम से ही खराब हो चुका था। जिस पर कि वह बोलता है तुम हरामखोर कहेंगे। तो मास्टर उसके पास आकर बताता है अगर तुम उस लेडी के साथ आगे कुछ भी करने की कोशिश की तो हम सच में अथॉरिटी को जाकर रिपोर्ट कर देंगे, जैसा कि उस बच्चे ने पहले कहा था। जिस पर कि वह बंदा ना ध्यान देते हुए कहता है रुको, तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। हाँ अभी मुझे याद आया, तुम्हारा पोस्टर तो बंदरगाह पर लगा हुआ है, तुम तो एक मर्डरर हो। उसकी इस तरह की बातों को सुन वहाँ पर एक खामोशी सी छा जाती है। बाद में मास्टर उससे बोलता है तुमने गलती को कर दिया मुझे पहचान कर। आगे इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम उस बंदे सांगवा को बंदरगाह पर देखते हैं, जहाँ पर के वह मास्टर और चू के पोस्टर को देख रहा होता है। बाद में वह उसे इग्नोर करके नौ की ओर बढ़ जाता है, जहाँ पर की घाट पर बैठा कुछ भिखारी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर वह उस पर ना ध्यान देकर वहीं पास में रखे गए पीला कपड़ा बंधा हुआ नाव को खोलने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है हे लीसाम जरा इधर देखो। जो सुन वह बंदा जैसे उधर देखता है तो उसे एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाज जाने वाला है और अभी भी लोड करने के लिए बहुत सारे शिपमेंट बचे हुए हैं, चलो जल्दी करो बहुत सारे काम बचे हुए हैं। जो सुन वहाँ पर बैठे हुए भिखारी उसकी ओर देखने लगते हैं तो वह बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुझे तो ये लोग गुलाम बना कर रखे हैं। बाद में सभी शिपमेंट को वह बंदा सांगवा जहाज के पास पहुंचकर वहाँ के शिपमेंट को तैयार करने लगता है और उस जहाज में रखना शुरू कर देता है। बाद में सभी शिपमेंट को कंप्लीट करने के बाद वह बोलता है यह कंप्लीट हुआ। तो एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है बॉस सभी शिपमेंट लोड हो चुके हैं। जो सुन कोई बंदा बोलता है ठीक है तो लंगर को उठाओ। इसी के साथ वह जहाज बंदरगाह से आगे की ओर बढ़ जाता है अपनी मंजिल के लिए। उसी समय एक बंदा सांगवा ने जो अपने साथ एक बड़े से बक्से को लेकर आया था उसे देखता हुआ कहता है सांगवा आखिर ये क्या है, तुम इसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? तो वह बंदा उसे बताता है ओह ये मुझे किसी जानने वाले ने दिया था जॉन टाउन में ले जाने के लिए। तो वह बंदा उस बक्से को देखता हुआ कहता है हाँ ठीक है लेकिन यह इतना लड़खड़ा क्यों रहा है? जो सुन सांगवा उसे बताता है उसमें लगभग 30 वेपर हैं। जिस पर कि वह बंदा तुरंत ही उसे छोड़ते हुए कहता है छी। बाद में वह एक बूढ़े आदमी से चिल्लाते हुए कहता है बॉस लीसाम जहाज पर वेपर को लेकर जा रहा है। तो वह बूढ़ा उससे बोलता है आखिर तुमने इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? तो सांगवा उसे बताता है वह दरअसल मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे मदद मांगी थी, प्लीज आप एक बार इसे अनदेखा कर दीजिए।
कीजिए। तो वह बुरा आदमी कहता है तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, अगर किसी ने इसे अनजाने में ही खोल दिया तो क्या होगा, जाओ और उसे किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर कि कोई भी ना पहुँच पाए। तो सोंगबा बोलता है ठीक है मैं अभी इसे करता हूँ बॉस। आगे हम कहीं पर देखते हैं एक भिखारी, वह बहुत ही ज्यादा नींद में सो रहा होता है। तभी उसके पास आकर कोई उसके नाक पर एक जोरदार मारता है, जिसके चलते वह तुरंत ही जागते हुए कहता है भैंस की टांग कौन है। इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने आगे देखता है तो वहाँ पर ब्लैक स्टाफ वह बैठा था और उससे बोल रहा होता है अगर मैं क्रिम्सन असासिन होता तो तुम्हारा सर अभी जमीन पर लुढ़क रहा होता। क्या तुम्हें पता भी है हमारी अभी प्रेजेंट की सिचुएशन वह कितना इम्पोर्टेंट है, आखिर तुम इतने भरे दोपहर में कैसे सोच सकते हो। तो भिखारी तुरंत ही उसके सामने झुकते हुए माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, कल रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था। जो सुन ब्लैक स्टाफ उससे बोलता है तुम्हें पता भी है हमारी तरफ से 10 लोग अभी तक मर चुके हैं। उसी में कोई भागते हुए कहता है एल्डर एल्डर मर्डरर, जिसको कि देखता हुआ ये लोग बोलते हैं आखिर अब क्या हो गया, बताओ अब कौन मारा गया है। तो वह बंदा उसे बताता है इस बार बेगर सेक्ट का डिसेबल नहीं मारा गया है, बेहतर होगा कि आप इसे खुद से ही देखो। जो सुन ब्लैक स्टाफ भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वहीं हम अभी निकले हुए शिप को दोबारा देखते हैं, जिस पर कि एक बंदा ड्रिंक करते हुए सोंगबा के पास आकर बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो वह बताता है कुछ भी नहीं। जो सुन वह बोलता है चलो ठीक है तो ड्रिंक करते हैं, जिस पर कि जब सोंगबा उसे मना कर देता है तो वह बंदा उससे बोलता है क्या सच में लिसन तुम इसे मना कर रहे हो। तो सोंगबा उसे बताता है अरे यार मेरा तबीयत खराब है, कल रात मैंने बेकार से शराब को पी लिया था। जिस पर कि वह बंदा बोलता है तो इसीलिए खैर मुझे बताओ कि वह कैसा रहा। तो सोंगबा बोलता है क्या कैसा रहा। जो सुन वह बंदा उसे टिरकाते हुए कहता है अरे यार अब अनजान भी मत बनो उस लड़की के बारे में जो कि इस बार तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करती, तो तुम उसके साथ जबरदस्ती करने वाले थे, बताओ क्या तुम इसमें सफल हुए। जो सुन सोंगबा उसे बताता है मैंने कुछ भी नहीं किया तो इसके बारे में भूल जाओ। जिस पर कि वह बंदा बोलता है मैं जानता था ऐसा ही होगा, वैसे तुम्हें देखते हुए आज कुछ गलत महसूस हो रहा है। इतना बोलते हुए वह अचानक ही उसके चेहरे पर कुछ देखता है, जिसके चलते वह काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है यार तुम्हारा चेहरा। हम देखते हैं सोंगबा का चेहरा वह उधरने लगा था, पर इनसे अनजान वह बोलता है क्या मेरे चेहरे में क्या हुआ है। इतना बोलते हुए वह जब चेहरे को अपने देखता है तो उसे सारी सिचुएशन की पता चलती है, इसीलिए वह उस बंदे को तुरंत ही वहीं पर बेहोश कर देता है। बाद में उसे देखते हुए अपनी चैन की सांस लेता है और अपने चेहरे पर से पूरी तरह से मास्क को हटाता है तो हम देख पाते हैं यह कोई और नहीं मास्टर होता है, जिसने कि उस बंदे सोंगबा का चेहरा खुद पर लगाया हुआ था। आगे वह बोलता है अरे यार मैंने इसे काफी जल्दी में बनाया था, इसीलिए शायद यह इतनी देर तक नहीं टिका। बाद में वह उस मास्क को समंदर में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम कहीं पर देखते हैं जब ब्लैक स्टाफ एक बंदे को देखता है तो उसके पूरे चेहरे को निकाल लिया गया था, जिसके चलते वह पूरी तरह से थर्रा गया होता है और अपने मन में कहता है हे भगवान, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि क्रिम्सन असासिन वह इतना अच्छा होगा इंसानी चेहरे का मुखौटा बनाने में। ये सब सोचने के बाद वह अथॉरिटी से बोलता है श्रीमान क्या आपको पता है यह कौन था। तो वह बंदा बताता है इस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार यह मरा हुआ इंसान योंगजिन पर काम करता था। आगे वह बूढ़ा आदमी बताता है मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ, क्योंकि यह इकलौता पर्सन है जिसकी हथेलियों पर तिल है। जो सुनने के बाद ब्लैक स्टाफ चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी ही योंगजिन शिप को रोको। तो कोई उसे बताता है वे तो 4 घंटे पहले ही निकल चुके हैं। जो सुन ब्लैक स्टाफ उससे पूछता है मुझे बताओ वह कहाँ जा रहा है। तो उसे बताते हुए एक बंदा बोलता है वह सिर्फ बेखा और चुआन्युल टाउन के बीच घूमता रहता है। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ पूछता है क्या वह सिर्फ बीच में कहीं पर रुकता भी है। उन्होंने बताया था कि वह नैनियांग घाट पर रुकेगा। ब्लैक स्टाफ जिसको कि सुन कहता है ओह तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि ब्रांच लीडर को नैनियांग में भेजना वह सही फैसला था। जल्दी से सिग्नल को फायर करो और मैसेंजर कबूतर को भेजो और ब्रांच लीडर को बोलो योंगजिन शिप को घाटी पर रोक कर रखे। वहीं हम शिप के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि मास्टर उस बंदे को बेहोश करने के बाद अपने साथ लाए हुए सामान को खोलता है। साथ ही वह बोलता है शायद वे लोग मेरा नैनियांग में इंतजार कर रहे होंगे, तो चलो चूह अब बाहर आ जाओ। जिस पर कि चूह बाहर आते हुए कहता है क्या यह सेफ है। तो मास्टर उससे पूछता है क्या तुम तैरना जानते हो। जो सुन चूह बताता है मैंने पहले कभी भी तैरने की कोशिश नहीं की। तो मास्टर उसे उठाते हुए बोलता है ठीक है तो आज तुम तैरना सीख जाओगे। जिस पर कि चूह वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मास्टर उसे समंदर में फेंक देता है। बाद में वह खुद भी उस शिप से छलांग मारते हुए समंदर में कूद जाता है और पानी की गहराई में जाते हुए आसपास चूह को ढूंढना शुरू कर देता है, जो कि पूरी तरह से डूब रहा होता है। दूसरी तरफ वह शिप अब नैनियांग की घाटी पर पहुंच चुका था, जिसका कि सभी बैगर वह इंतजार कर रहे थे। वहीं कोई बैगर बोलता है तो आखिरकार यह अंत में पहुंच ही गया। इसी के साथ वे लोग तुरंत ही शिप के अंदर जाते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं यहाँ से कोई भी बिना अनुमति के शिप से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पर बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। आगे वे लोग बोलते हैं चलो हर एक कोना इस शिप की खोजो। इसी तरह वे लोग पूरे शिप को तह
तहस नहस कर दिया होता है और अच्छी तरह उस शिप को खोजने के बावजूद भी वहाँ पर उन लोगों को ना ही चू मिलता है और ना ही मास्टर, जिस कारण से वे लोग मास्टर के स्क्रैच को बाहर निकालते हुए शिप के मास्टर से बोलता है, क्या तुमने इस पर्सन को देखा है? तो वह बंदा बताता है, मैंने उसे अच्छी तरह तो नहीं देखा, पर किसी को मैंने बीच रास्ते में समंदर में कूदते हुए देखा था। उस जगह पर जो सुन ब्रांच लीडर उसे धमकाते हुए कहता है, हमारे साथ खेलने की कोशिश मत करना, हम लोग अभी ऑब्लिटरेशन की सजा को जारी रख रहे हैं। अगर हमें पता चलता है कि तुमने उसकी मदद की है तो तुम्हें भी इसकी भागीदारी लेनी होगी। जिस पर कि वह बंदा घबराते हुए अपने पास वाले एक बंदे से कहता है, क्या तुम देख रहे हो? जल्दी उन्हें साफ साफ सारी चीजें बताओ जो तुमने देखा है। जो सुन वह बंदा जिसे कि पहले मास्टर ने बेहोश किया था वह बोलता है, वह आदमी लिसन नहीं था, उसने बस लिसन का चेहरा पहना हुआ था, इसीलिए उसकी आवाज भी उसके जैसा नहीं था। ब्रांच लीडर जिसको सुनने के बाद अपने मन में कहता है, धिक्कार है, वह फिर से बच गया है। सीन चेंज होता है और हम समंदर के कात वाले किसी जगह को देखते हैं जहाँ पर कि मास्टर चू को लेकर पहुंच चुका था और पानी से बाहर निकलकर चैन की सांस लेता है। बाद में वह चू के ऊपर अपनी कुछ टेक्निकों को परफॉर्म करता है, क्योंकि चू वह पानी में डूबने के कारण बेहोश होता है। पर कुछ देर मेहनत करने के बावजूद भी जब चू होश में नहीं आता है तो वह उसे अच्छी तरह से देखने के बाद निराश होते हुए पूरी तरह से होपलेस हो जाता है। लेकिन वह चूंकि वहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता था तो चू को वहीं पर छोड़ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देता है और जैसे ही वह पलट कर देखता है तो चू अब होश में आ चुका था और अपने मास्टर को आवाज लगाते हुए बोलता है, मास्टर मैं अभी मरा नहीं हूँ, तो प्लीज आप इसे ऐसे समझो कि मैंने तैरना सीख लिया है। जो सुन मास्टर वह काफी खुश होता है। दूसरी तरफ हम ब्लैक स्टाफ को देखते हैं जो कि अपने भिखारियों के साथ मास्टर की तलाश में निकल चुका था। बाद में वह घाटी के पास पहुंचकर ब्रांच लीडर से बोलता है, क्या सच में क्रिम्सन असासिन वह समुद्र में कूद चुका है? तो ब्रांच लीडर उसे बताता है, हाँ शिप के ओनर के कहे अनुसार ऐसा ही लगता है। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ उससे पूछता है, क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो? जो सुन ब्रांच लीडर उसे कहीं पर ले जाते हुए कहता है, प्लीज आप इसे एक बार खुद से ही देखो, यह उल्टी का निशान है, ऐसा लगता है कि वे लोग यहीं पर थे। तो ब्लैक स्टाफ उससे पूछता है, यह निशान कहाँ पर खत्म होते हैं? ब्रांच लीडर बताता है, मैनयांग में। जो सुन ब्लैक स्टाफ बोलता है, यदि वह मैनयांग से बाहर चला जाता है तो उसे ढूंढना और भी अधिक कठिन हो जाएगा, इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें उन्हें मैनयांग में ही पकड़ना होगा, इसलिए चलो तुरंत यहाँ से निकलो। जिस पर कि एक भिखारी उन्हें बताता है, अगर वे लोग मैनयांग से जाना चाहते हैं तो उन्हें मेन रोड से जाना होगा, पर अब चूंकि उनका चेहरा सभी को पता है तो हो सकता है वे लोग दूसरे रास्ते को ले। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ बोलता है, ठीक है तो मुझे बताओ और कहां से जा सकते हैं? तो वह बंदा उसे बताता है, जब तक कि वह अपना चेहरा किसी इंसानी चेहरे के साथ नहीं छिपाता है तो उनके लिए लोगों के बीच चलना वह बहुत मुश्किल है, पर वे नए चेहरे के लिए लोगों के बीच भी नहीं जा सकते। तो आखिर वह कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर उन्हें नए चेहरे का मुखौटा मिल सकता है? जो सुन ब्लैक स्टाफ बोलता है, कब्रिस्तान। तो वह बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल वे लोग कब्रिस्तान जाएंगे। जो सुन ब्लैक स्टाफ आगे बढ़ ब्रांच लीडर से बोलता है, मुझे बताओ नामयांग माउंटेन में वह जगह कहाँ पर है जहाँ पर कि कब्रिस्तान है? ब्रांच लीडर जिसको सुन ब्लैक स्टाफ से बोलता है, एल्डर अब जबकि हमें पता है कि वह नामयांग माउंटेन की ओर जा रहा है तो हमें लगातार उनका पीछा करना चाहिए, फिर हम क्यों कब्रिस्तान को ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो ब्लैक स्टाफ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, जितना मैंने तुमसे पूछा है उतना ही जवाब दो। जिस पर ब्रांच लीडर उसे बताता है, चुनम्योन माउंटेन और हुआंगचोन माउंटेन दोनों पर ही कब्रिस्तान है। चुनम्योन माउंटेन पर फेमस लोगों का कब्रिस्तान है और गरीब लोगों का कब्रिस्तान हुआंगचोन माउंटेन पर है। तो ब्लैक स्टाफ वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हुए कहता है, हम लोग हुआंगचोन माउंटेन में जाएंगे, तुम चुनम्योन माउंटेन में जाओ और अगर वह तुम्हें देख लेता है तो तुम उसी समय मर जाओगे और हमारे खोज की यही अंत हो जाएगी, इसीलिए बस उन्हें देखना और मेरे कांटेक्ट करने तक इंतजार करना। क्या तुम लोग समझ गए? तो ब्रांच लीडर बोलता है, हाँ हम समझ गए। जिस पर के ब्लैक स्टाफ कहता है, ठीक है तो चलो। वहीं यह बैगर ब्रांच लीडर को देखता हुआ क्रीपी स्माइल को दे रहा होता है और ब्लैक स्टाफ के पीछे वहाँ से चला जाता है। वहीं ब्रांच लीडर दूसरी तरफ जाते हुए बोल रहा होता है, तुम लोगों को उसका चेहरा देखना चाहिए था, वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे मानो कि मैं पैथेटिक हूँ। वह बास्टर्ड कहीं का, आखिर उसने किया ही क्या है? मुझे बताओ, क्या तुम लोग अगर क्रिम्सन असासिन होते तो क्या तुम लोग हुआंगचोन माउंटेन या फिर चुनम्योन माउंटेन में जाने की कोशिश करते इसके बजाय कि यहाँ से निकलने की हर कोशिश करते? तो एक भिखारी बोलता है, मैं बिना पीछे देखे भागता रहता, वैसे भी मैं किसी का चेहरा वो तो नहीं चुरा सकता हूँ। जो सुन ब्रांच लीडर बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं भी यही करता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एल्डर वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे कुछ समय बाद वे लोग चुनम्योन माउंटेन के कब्रिस्तान के एंट्री गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसको कि देखता हुआ एक भिखारी बोलता है, क्या हम पूरे माउंटेन को चारों तरफ से घेर ले? तो ब्रांच लीडर बोलता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्रिम्सन असासिन वह यहाँ पर नहीं होगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, वे हमें जल्द
जल्द ही नैनियांग जाने के लिए मैसेज को भेजेंगे, इसीलिए सभी जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, हमें फिर से दौड़ना पड़ेगा। जो सुन सभी भिखारी अलग अलग जगहों पर लेटकर आराम करने लगते हैं और आपस में फन करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते एक भिखारी को धक्का लगता है और वह पहाड़ के ऊपर से नीचे लुढ़कता हुआ गिर जाता है। बाद में जब वह खुद को संभालता हुआ खड़ा हो ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान अपने सामने झाड़ियों में छिपे हुए मास्टर और चू दोनों पर पड़ती है, जो कि उसी की ओर देख रहा था। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, इस स्टोरी को सजेस्ट किया था नरेश ने, इसलिए अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई स्टोरी है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो सकता है अगली वीडियो आपकी स्टोरी पर हो। पर खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो। पर अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर देखो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टोरी है, तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है।